Good afternoon, everyone. My name is Prajakta Goswami. I am from GS College of Commerce, Wardha. Today we are here to take interview of Mr. Rohan Bhamkar, who is owner of Fab Signature. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आप अपने बारे में और आपके बिजनेस के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम रोहन भामकर है। मैं उदयन सिग्नेचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हम लोग यहाँ पे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोगों ने ये जो यूनिट है ये वर्धा में खादी का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और साथ में अभी हम लोग कॉटन, उसके बाद सिंथेटिक मटेरियल्स, हर इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे खुद का जो ब्रांड है फैब सिग्नेचर्स। इसके हम लोग यहाँ गारमेंट्स बनाते हैं, जिसमें मेंस शर्ट्स हो गए, कुर्ते हो गए, और साथ में अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट किया। कब से आपने ये जर्नी स्टार्ट की सर? हम लोग को अभी 6 साल हो गए ये काम शुरू करके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने फंडिंग कैसे रेज की? इसके लिए हम लोगों ने कुछ लोन लिया था, और जो गवर्नमेंट की कुछ योजना है पीएमईजीपी से हम लोगों ने इसमें लोन लिया था। और उसके बाद कुछ हमारा जो खुद का हम लोगों ने फंडिंग लगा के हम लोगों ने काम शुरू किया। आपके बिजनेस का जब स्टार्टअप था तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई? किसी भी स्टार्टअप में सबसे पहले आपका जो बेस होता है, क्योंकि हम दोनों इंजीनियरिंग, जो हम लोग डायरेक्टर्स हैं, हमारा छोटा भाई और मैं दोनों इंजीनियर्स हैं, और कोई भी हमें इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम लोग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करना या शर्ट्स बनाना ही, हमें कभी सिलाई करना हमें किसी को आता नहीं है। तो हर एक बात का नॉलेज लेना था, उसके बाद मार्केट सर्वे करना था, उसके बाद हमें रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा वो सब देखना था। ये बिजनेस में आने का पर्पज ये था कि दोनों भाइयों का एक कहना था कि हम लोगों ने जो काम करना है वो इसी सिटी में रह के करना है, यानी हम लोग वर्धा के लिए कुछ करेंगे, यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक बहुत सालों से हम लोग सर्वे कर रहे थे। और वर्धा, आपको पता है कि वर्धा में गांधी सिटी के नाम से जाना जाता है, या गांधी जी का आश्रम है। तो उसी से हम लोगों ने यहाँ पे जो खादी बनती है, खादी के कपड़ा तैयार होता है, उस खादी के कपड़े को एक नया लुक देना चाहिए। हम लोगों ने गारमेंट्स उससे बनने चाहिए, उस गारमेंट जो बन रहे हैं उसको डिजाइनर से अच्छा लुक मिलना चाहिए। वो उद्देश्य देखते हुए हम लोगों ने गारमेंट्स यूनिट शुरू किया। तो शुरुआत में हम लोग सिर्फ खादी में काम करते थे, पर खादी के साथ साथ हमें जब ये पता चला कि इसमें डिमांड हमें कॉटन से भी आ रही है, और विदर्भ एक कॉटन बेल्ट है, हमारे यहाँ पे अच्छा कॉटन यहाँ पे होता है। यहाँ पे कपड़े की बहुत सारी मिल्स है, अपनी में चाहिए, बुटीबुरी में चाहिए। तो हम लोगों ने वो, इससे फिर हम लोगों ने गारमेंट्स अभी कॉटन में हम लोग बना रहे हैं। As we all know, the biggest tragedy happened overall world, so that is COVID-19 sir. तो उसमें आपने आपके बिजनेस में ऐसा क्या किया कि आप यहाँ तक आए अभी भी? मतलब तब वो जब टाइम कोविड शुरू हुआ था, उस टाइम पे हमें सिर्फ 2 या 2.5 साल हुए थे, यानी हमारा एक ऐसा फेज था कि जिसमें से हम लोग ऑलरेडी चुनौतियों से हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि चुनौतियाँ काफ़ी थी इस बिजनेस में। हम लोगों को स्टार्टिंग से महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उसके बाद में महिलाओं को यहाँ पे सबसे बड़ा तो यहाँ पे लाना उनके लिए बहुत ही ये था।
उनका विश्वास जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। तो हम लोगों ने जब 2019 में हम लोग यहाँ पे मास्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। कोविड से पहले ही हम लोगों को ये पता चल गया था कि कोरोना बढ़ने वाला है। मैं उस टाइम पे दिल्ली गया था और ये जनवरी की बात है। दिल्ली में मैंने 2000 रुपये का मास्क खरीदा था क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा ये हो गया। और कैनेडा में हम लोग जब ढूंढ रहे थे तो ना मास्क मिल रहा था ना सैनिटाइजर मिल रहा था। ये जनवरी की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वर्धा में भी मास्क का जरूरत लगे। तो उस टाइम पे जनवरी में हम लोगों ने यहाँ की कुछ बैंक्स को विदर्भ जोनल में हम लोगों ने मास्क प्रोवाइड किए। और हमें पता नहीं था मास्क होता है कैसे, बनाना क्या कैसे पड़ता है, उसके लिए मटेरियल क्या लगेगा, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दी। फरवरी में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगते ही अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये थी कि इतनी सारी महिलाएं हमारे पास काम कर रही हैं। हमारे पास 60 वर्कर थे उस टाइम पे और सभी लोग अगर घर में बैठ गए तो हम लोग यूनिट कैसे चलाएंगे। हम लोगों ने लोन लिया था, उसका EMI निकल नहीं रहा था, लॉकडाउन था। तो मास्क जिसको चाहिए यानी कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने हमारे पास परमिशन थी, सारे मेडिकल स्टोर्स में हम लोग गए, हम लोगों ने मास्क सेल करना शुरू किए और रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिला कि लॉकडाउन में हम लोगों ने करीबन 10 लाख मास्क हम लोगों ने यहाँ से बेचे थे। हम लोगों ने PP किट्स बनाई, हम लोगों ने जितने भी डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने एप्रॉन बनाए। तो कोविड में भी हम लोगों ने एक नया वे ढूंढ की, क्योंकि हम लोग गारमेंट्स जो बना रहे थे, शर्ट्स बना रहे थे, हम लोग कुर्ता बना रहे थे, लेकिन कभी मास्क बनाने पड़ेंगे ये हमें कभी सोचा नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे भी वो ढूंढा कि नहीं, कोविड में सर्वाइव करना है तो जो नीड है उसको फुलफिल करना जरूरी है। सर उसके अगले साल में कॉटन की प्राइस जो है वो 10,000 से 15,000, 12,000, 14,000 ऐसी हुई। तो उस वक्त आपके बिजनेस पे कोई अफेक्ट हुआ? प्राइसेस पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। गारमेंट्स का उससे प्राइस बढ़ी है, पर उतना अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में वो हो सकता है, क्योंकि कॉटन की प्राइसेस अभी जो 2 साल में जो बढ़ी है वो अभी मार्केट में फैब्रिक उसके भी आने के, तो जिस तरह से फैब्रिक के रेट्स बढ़ेंगे उसके बाद गारमेंट्स के भी रेट्स बढ़ना है। सर आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कैसे करती है? मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा यूज़ किया। हम लोग ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस है, हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे हम लोग हमारा सेल करते हैं और साथ ही स्टोर टू स्टोर विजिट करके हम लोग मार्केटिंग करते हैं। सर आपकी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है? मतलब सर आप मार्केटिंग जब करते हो तो आप क्या सोचते हो, मतलब क्या होना चाहिए? मार्केटिंग में हम लोगों का ये होता है कि जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमें अगर दिवाली सेल अगर करना है तो हमारा जो कस्टमर बेस हम लोग पहले ढूंढते हैं, हमें कहाँ उसकी मार्केटिंग करनी है। वो ये करके हम लोग फिर उसका प्लानिंग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर मुझे विजिट स्टोर पे अगर उनकी विजिट करानी है तो हम लोग उस तरह से फिर मार्केटिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी रोटरी फेयर था, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले साल तो लोगों को यहाँ पता नहीं था कि गारमेंट्स फैक्ट्री है, और पता भी रहता तो भी लोग एकदम से आएंगे नहीं। तो हम लोगों ने उस साल दिवाली तक काफी सारे शर्ट्स बना लिए थे एक साल में, और सेल एक शर्ट का भी नहीं था। तो ऐसे में करेंगे क्या। तो दिवाली नवरात्र शुरू थे, करीबन मेरे ख्याल 2017 की बात है। हम लोगों ने जितने भी शर्ट बने वो सारे शिवाजी शॉप में लेके गए और हम लोगों ने स्टॉल लगा दी। और वर्धा में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हम लोगों ने 3 दिन में कुछ 7 लाख का हम लोगों ने वहाँ पे सेल कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, आपकी यानी ऐसा लगता है कि वो मॉल में ही बिकेगा, यानी आप हर चीज अच्छी करते हो, पर ऐसा नहीं होता। हम लोगों को रास्ते पे आके भी वो शुरुआत करनी पड़ी थी। उसके बाद हम लोग विदर्भ के हर रोटरी फेयर या जितने भी फेयर्स लगते हैं हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने सेल किया। तो धीरे धीरे जर्नी हमारी वहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मास्क हमारे सिर्फ वर्धा में नहीं तो मैं तो हैदराबाद तक मास्क बेचे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे नांदेड़ तक इधर दिए, हम लोगों ने पंजाब तक यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, हम लोगों ने गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स लाए। तो इस तरह से उस टाइम पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना के काम किया। सर आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे गाइड और मोटिवेट करते हैं? यहाँ पे जो महिलाएं आती है, भले ही वो स्टिचिंग ऑपरेटर का हम लोग उनको जॉब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम महिला यहाँ पे ग्रेजुएट है, क्योंकि वर्धा में और कोई काम नहीं है, तो आपको किसी शॉप में जाके काम करना पड़ेगा। अगर वो ग्रेजुएट महिला है, वो अगर मैरिड है तो उसको एक अच्छा जॉब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैक्सिमम महिला यहाँ की जो हाउस वाइफ्स है,
बहुत सी महिला ऐसे की जो डिवोर्सी है, यानी जिनको जॉब की नीड थी या उनको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, उनको शॉप में काम करने को मिल रहा था, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे लाया है। तो सबसे बड़ा बेसिक ये था कि उनको कभी स्टिचिंग उन्होंने किया नहीं था, या किया भी था तो उन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रीज और मशीन है, यानी सारी ताइवान से हम लोगों ने मशीन बुलाई थी, तो वो मशीन उन्होंने कभी चलाई नहीं थी। तो ऐसे में उनको वो बेसिक ट्रेनिंग देके उनको यहाँ पे तैयार करना ही हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने उसमें भी हम लोगों ने अच्छा ये किया, उन लोगों को ट्रेन किया। आज वो ही महिला है, यानी बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाओं की और पुरुषों की शर्ट बनाती है। हम लोग ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि टेलर जो होते हैं हमारे कपड़े सिलने वाले मैक्सिमम पुरुष होते हैं, पर हमारे फैक्ट्री में 100% महिलाएं काम करती है और वही हमारे शर्ट्स और कुर्ता बनाती आपके मेजर कस्टमर्स कौन कौन है सर? है। अगर आप यूनिफॉर्म में बात करें, क्योंकि कोविड के बाद में हम लोगों ने एक और चेंजेस किया था, जिससे हम लोगों ने एप्रॉन बनाना स्टार्ट कर दिया। हमें ये समझ में आ गया था कि फैब सिग्नेचर्स अभी सिर्फ खुद के ब्रांड के लिए सिर्फ शर्ट्स और कुर्ता नहीं बनाएगा, तो साथ में यूनिफॉर्म्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू किया था, क्योंकि हमें उस तरह से डिमांड आई थी। तो अभी हम लोगों ने आपका जो शिक्षा मंडल है, हम लोग उनके सारे कॉलेज को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआत हमारी बजाज इंजीनियरिंग से हुई थी, उसके बाद हम लोग दत्ता में ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं उन लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग लॉयड्स को प्रोवाइड करते हैं, लॉयड्स के जितनी इंडस्ट्रीज हैं। नागपुर रायसोनी को इस साल हम लोगों ने यूनिफॉर्म और कुछ बैग्स वगैरह हम लोगों ने उनको दिया है। तो धीरे धीरे हम लोग साथ में अग्निहोत्री ग्रुप को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अग्निहोत्री की नारायणा ग्रुप जो है, पूना से लेके नागपुर से लेके पूना तक, उन सभी स्कूल्स का हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाते हैं। साथ ही हम लोग का जो ब्रांड है फैब सिग्नेचर्स, जो शर्ट्स हम लोग बनाते हैं, ये स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हमारी जो खुद की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। तो पैन इंडिया हम लोग उससे सेल करते हैं, यानी करीबन हम लोग 100 शर्ट्स यहाँ से ऑनलाइन में हमारे यहाँ से सेल मिनिमम हो रहा है। सर वर्धा से छोड़कर बाकी कहीं पर भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे क्या? नहीं, लेकिन हम लोगों ने कुछ टाइप किया है। जैसे हमें एम्ब्रॉयडरी अगर करनी है तो हम लोग खुद नहीं कर सकते, बहुत सी मशीनरीज हमारे पास नहीं है, या हमारे पास प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है। हम लोग टी शर्ट बनाते हैं लेकिन प्रिंटिंग हमारे पास नहीं होता है। तो हम लोगों ने कुछ टाइप्स करके हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, ताकि एक तो रोजगार भी ज्यादा जनरेट होता है उससे, और लोगों को काम भी हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सर आप अपने यहाँ पे सिर्फ मेंस के कपड़े बनाए जाते हैं, फिर आपने महिलाओं के बारे में कुछ इसके बारे में सोचा है क्या कि महिलाओं के भी कपड़े बन सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बन सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो सबसे पहले ये था कि आपने पूछा था कि सर फंडिंग कहाँ से है। तो बिजनेस का एक मोटो सबसे बड़ा ये कि आपको फंडिंग होनी चाहिए। हाँ। तो आप सभी इसमें एक साथ काम नहीं कर सकते, आपको एक आपका यूएसपी होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा था कि हम लोग मेंस वेयर से स्टार्ट करते हैं, बट फ्यूचर में अगर हमें उस तरह से अगर हम लोग बढ़ते आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मेंस किड्स वेयर और वुमेन्स वेयर में हम लोग काम करेंगे। फ्यूचर में आपका बिजनेस आप कहाँ तक देख सकते हैं सर, और यहाँ से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको वो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आपके पास कोई प्लान्स और आइडियाज है? सर यही बिजनेस छोड़कर आप डाइवर्सिफाइड और बिजनेस करना चाहेंगे क्या? हाँ। डाइवर्सिफाइड और बिजनेस करना चाहेंगे आप? मतलब नहीं, फिलहाल हम लोग इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और हमारा जो अभी मॉडल है हम लोग जो इस साल नहीं लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम लोग करेंगे कि हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे यूनिट यहाँ पे रखे हम लोग। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑल ओवर इंडिया, हम लोग हर सिटी में हमारा शॉप डाल के हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सर आपकी सक्सेस के पीछे कौन आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन? नहीं, हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। मेरे एक महिला नहीं है तो सारे जितने भी हमारे यहाँ पे यूनिट में काम करते हैं, यानी 99% हमारे यहाँ पे सारे वर्कर्स है जो महिला है, तो सभी महिलाओं का हाथ है, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। आज तक आपके और साथ में ही जो जिस सिटी में मैं काम कर रहा हूँ, गांधी सिटी वर्धा, तो वर्धा की जनता ने भी हम पे जो विश्वास रखा है, यानी अभी जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उन लोगों ने जो हम पे ट्रस्ट किया है, तो वो भी एक उन्हीं की वजह से हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। यानी वर्धा का एक ब्रांड आज फैब सिग्नेचर आज ग्लोबली उसकी पहचान हो रही है, नेशनली उसकी पहचान हो रही है, तो सभी का उसमें साथ। आज तक आपके बिजनेस का अनुभव आपका कैसा रहा? और आप हमारे यूथ के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गारमेंट्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन एक सपना था कि ब्रांड बनाना है। क्योंकि हम लोग मैं ऑलरेडी द्वारका बिल्डर्स मेरी कंपनी चला रहा हूँ 15 साल से, मैं उस कंपनी का ओनर।
हम लोग यहाँ पे फ्लैट स्कीम बना रहे थे, लेआउट चल रहे थे, लेकिन एक सपना था कि नहीं हमें कुछ वर्धा का एक ब्रांड बनाना है जिसको ग्लोबली हम लोग उसकी पहचान बनाएंगे, खादी को हम लोग एक नए इसमें लेके जाएंगे। उसी के लिए हम लोगों ने ब्रांड शुरू किया था। तो मुझे सब ग्लोबली जब हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग पैन इंडिया हम लोग जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग आने वाला भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे। वर्धा में एक वुमेन एम्पावरमेंट और साथ में एक एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी हमें ये आती है, फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि यूथ ने भी इस बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम लोग सपना देखते हैं कि मुंबई में चले जाए, पुणे में चले जाए। मुझे लगता है कि लोकली बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट की अवेलेबल है। अगर योजना बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं सरकारी योजनाएं होती है लेकिन हमें मिलती नहीं है या ये नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास वो गट्स भी नहीं होते या आपके पास वो प्लान भी उस तरह से आप प्लान आउट करते नहीं है। क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि जिधर चाहे उधर रहा है और उसी इस पे मैं हमेशा आगे चलता हूँ। अगर आपके पास अच्छे प्लान है, आप लोग सब मिलके अगर कुछ प्लान बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप आपको लोकल में भी अवेलेबल है। आप जिस भी गांव से आते हैं, जिस भी शहर से आते हैं, जिस भी जिले से आते हैं, आप वहीं पे स्टार्टअप करिए। और ये मेरी सलाह है। Thank you, sir. Thank you, sir.